बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर लाइव पाकिस्तान टेलीविज़न के इस्लामाबाद सेंटर से। आज दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला इस वक्त जारी है न्यूयॉर्क में, पाकिस्तान और भारत का। ये ज़बरदस्त मैच है और जिस तरह से पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने जिस अंदाज में बॉलिंग की, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने आज टॉस जीता था और फिर फैसला किया था कि पाकिस्तान बॉलिंग कराएगा। आज का जो टॉस था इसके बारे में पहले ही कहा जा रहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और जो भी टीम टॉस जीतेगी उसके जो चांसेस होंगे वो ज़्यादा होंगे। और आज हमने देखा कि पाकिस्तानी बॉलर्स इंडियन बैटर्स पर छाए रहे और पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो पूरे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी मजबूत दिखाई दे रही थी। बावजूद इसके कि 3 से 4 कैचेस ड्रॉप भी हुए, अगर वो भी हो जाते तो शायद भारत की टीम 80 से 90 रन के अंदर ही ढेर हो जाती। लेकिन बहरहाल 119 रन उन्होंने बनाए और पाकिस्तान को 120 रन का टारगेट दिया। पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं आज उन्होंने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। शाहीन ने 1 विकेट हासिल की, नसीम शाह ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने भारत के जो अहम बैटर्स हैं उनको आउट किया। विराट कोहली को उन्होंने सबसे पहले आउट किया, 3 विकेटें उन्होंने ली। मोहम्मद आमिर ने भी ज़बरदस्त बॉलिंग की, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की और इसके साथ साथ हारिस ने भी अच्छी बॉलिंग की और उन्होंने भी 3 विकेटें हासिल की। तो इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है और 20 रन बनाए हुए हैं और बगैर किसी नुकसान के। तो ये आप देख सकते हैं, बाबर और रिजवान ने मैच को ओपन किया है। तो प्रोग्राम के पहले मरहले में हम क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे और जाहिर है कि आज जो है पूरी पाकिस्तानी कौम जो है बड़ी खुश नज़र आ रही है। अगरचे कि अमेरिका से मैच हारने के बाद काफ़ी लोग मायूस थे, लेकिन हम तो गुज़िश्ता रोज़ से ट्वीट भी कर रहे थे, फेसबुक पे भी लिख रहे थे कि पाकिस्तानी टीम जो है वो बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाली टीम है। बूस्टर मिला है अमेरिका की हार से पाकिस्तान को और आज उसने जिस तरह से परफॉर्म किया है वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उन्होंने। तो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जावेद खान, क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, खुद खेलते भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर और तजियाकार जायद फारूक मलिक। मलिक साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोही शाह साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मोही शाह साहब, आपसे ही बल्कि आगाज़ करेंगे, आप तो वहाँ मौजूद हैं। बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है पाकिस्तान ने। जी, कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने आज जो एनवायरनमेंट्स है, जो क्लाउडी कंडीशन थी, टॉस जीतने के बाद फुल उसको यूटिलाइज किया और इतना कम स्कोर पर रिस्केट किया इंडिया को। इंडिया की पावर बैटिंग लाइनअप है, ये आप न भूलिएगा कि इंडिया में इतनी कैपेसिटी है कि वो 200 को भी टच कर सकती है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को, पाकिस्तान के खासकर स्पीडस्टर जिनमें सरे फहरिस्त में इसमें नसीम शाह को समझता हूँ, बड़ी उम्दा बॉलिंग की। फिर आमिर ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की और हारिस रऊफ ने जब विकेटें चाहिए थी तो हारिस रऊफ ने विकेट ली। मैं समझता हूँ कि बड़ी एक जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस है और पाकिस्तान ने फुली यूटिलाइज किया। असल बात होती है कि आप कंडीशन को किस तरह यूटिलाइज करते हैं। और आज पाकिस्तान ने जब टॉस जीता, ओवरकास्ट स्काई थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बीच में भी बारिश हुई और थोड़ा इतना एटमॉस्फेयर हैवी था कि फास्ट बॉलर को, सीम बॉलर को बड़ा हेल्प करने वाला था और वो फुली उसी तरीके से बॉलिंग की, लाइन लेंथ अच्छी रखी, खिलाते रहे इंडियन बैट्समैन को। इंडियन बैट्समैन ने बहुत मुश्किल उनको ही खेलने में, बार बार बीट होते रहे। कैचेस जरूर छूटे, 2 बड़े मुश्किल के ही थे, एक आध आसान का ही था, लेकिन अल्टीमेटली 119 रन पे आउट करना, वो भी पूरे ओवर न खेलने देना, बड़ा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को। और the way they came back strongly after losing the match against USA, it is indeed a very very welcoming sign। और पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप में स्टे करने के लिए एक नई उम्मीद की किरण मैं समझता हूं कि वो इन बॉलर्स ने आपको प्रोवाइड कर दी है। अच्छा शाह साहब, ग्राउंड में हम देख रहे हैं क्राउड भी पाकिस्तान का कम ही नजर आया। ये शायद थोड़े से मायूस भी थे पहले मैच के हवाले से और आज हम देख रहे हैं कि पूरा जो ग्राउंड है उसमें इंडियन क्राउड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, पाकिस्तानी क्राउड बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद जो हमने बॉलिंग देखी पाकिस्तान की, उसमें हमने देखा कि इंडियन क्राउड और इंडियन खिलाड़ी वो फिर प्रेशर में ही दिखाई दिए। देखिए, टिकट नापेद हैं। शुरू में जब टिकट ऑनलाइन फरोख्त होने के लिए आईसीसी ने खोले तो सारे तकरीबन इंडियन ने ले लिए। 75 to 80% क्राउड इंडिया का है इस वक्त और आपको 15 अराउंड 15% आपको पाकिस्तानी क्राउड नजर आएगा, कोई शक नहीं है।
लेकिन परफॉर्मेंस के वाइज अभी तक पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और पाकिस्तान का जो उम्मीद थी हमें कि पाकिस्तान विल बाउंस बैक स्ट्रांगली, वो पाकिस्तान ने आज शो किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखें आप कंडीशन को किस तरह यूटिलाइज करते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को किस तरह मोल्ड करते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करते हो। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग वैसे ही बहुत मशहूर है, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग वैसे ही काफी इंप्रेसिव है। अगर वो लाइन लेंथ पे करें, अगर वो खिलाएं बैट्समैन को ऐसी कंडीशन में जहां हैवी कंडीशन होती है, एग्जैक्टली जिस तरह विराट कोहली को आउट किया, जिस तरह शर्मा को आउट किया, जिस तरह बाकी आइंदा आने वाले जो बैट्समैन हैं नीचे उनको आउट किया। ऋषभ पंत सिर्फ ऐसे बैट्समैन थे जो थोड़ा चले, लेकिन वो भी लकी रहे कि उनको भी एक दो कैचेस ऐसे जो होने चाहिए थे वो कैचेस उनके ड्रॉप हुए। और इसलिए कोई मैं कहता हूं कि अराउंड 100 के करीब इंडिया को आउट करना था, लेकिन फिर भी ये रीचेबल टारगेट है, पाकिस्तान को अचीव करना चाहिए। और पाकिस्तान अगर ये मैच जीतता है तो दे विल बाउंस बैक स्ट्रांगली। और अगले मैच फिर आपका कनाडा के साथ है, फिर आयरलैंड के साथ है, वो मैच कदर इजी होंगे, क्योंकि इजी इस टूर्नामेंट में कोई भी टीम और कोई भी नेशन दूसरे को इजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपसेट हर टीम दूसरे को कर रही है, लियत रखती है। अगर उसने टाइमली स्ट्राइक कर लिया, टाइमली उसने टीम ने जो इवन मिनोज हैं, न्यू कमर्स हैं, उन्होंने भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस ऑन द गिवन डे कर लिया तो वो भी इस काबिल होते हैं कि वो अपसेट कर लें। चलें ठीक है। और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि बाबर आजम आउट हो गए और पहली विकेट गिर गई है 23 रन। लेकिन चलें, पाकिस्तान ये मैच तो पाकिस्तान ने जीतना ही जीतना है इंशाल्लाह। लेकिन जावेद, आपने देखा कि हमें लगा कि पाकिस्तानी जो बॉलर्स थे वो बड़ी प्लानिंग के मुताबिक बॉल करा रहे थे। यानी देखें आप, नसीम शाह ने पहली बॉल की थोड़ी सी ओवर पिच बॉल थी जिसको विराट कोहली ने कवर ड्राइव किया, अपना पसंदीदा स्ट्रोक। फिर उसके बाद दूसरी बॉल की, तीसरी बॉल उन्होंने ऐसा लग रहा था कि ऑफ स्टंप से बाहर करें ताकि वो खेलें और वो आउट करें। और शाहीन शाह ने भी वैसे ही किया कि जैसी बॉल पे उनको रोहित शर्मा ने छक्का लगाया, उसी तरह की बॉल कराई और उनको कैच। देखिए, पहले सबसे पहले तो हमने टॉस जीता, कंडीशन बारिश भी हुई और कंडीशन क्योंकि मौसर वहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान ने सबसे पहले तो ये लगी रहे, कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर यही फील्डिंग ही करनी थी, यही कुछ इंडिया ने भी करना था कि हमें बैटिंग देनी थी। और इसके रिजल्ट इससे पिछले मैचेस में भी, क्योंकि ये ड्रॉप इन पिचेस है, ये जो न्यूयॉर्क का ग्राउंड है, ये आज इस पर तकरीबन कोई आखिरी मैच हो जाएंगे, इसके बाद ये ग्राउंड ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ की कंडीशन से और इन ड्रॉप इन पिचेस से, क्योंकि अनइवन बाउंस रहता है, एक आध बॉल जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर भी आ जाता है, कोई नी बिलो भी, घुटने से नीचे भी रहता है। कीपर को आप देख रहे हैं, रिजवान भी आज स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया, उनके ग्लव्स के आगे गेंदें फटती रही। ठीक है, पाकिस्तान चैनल बॉलिंग की है, नसीम ने जो प्लान दिया गया था, प्लान को टारगेट किया सिवाय 3-4 गेंदों के जो कि हारिस के आपने हमने देखे और नसीम शाह के जिस तरह आपने जिक्र किया। शाहीन ने भी बड़ी टेक्निकल बॉलिंग की है, वो कैच जो हारिस रूप ने 3 विकेट ली वो अपनी जगह, लेकिन रोहित शर्मा का वो कैच जिसे नसीम शाह ने उसके फेवरेट जोन में खिलाया, तब्दीली क्या की है, खेल क्या खेला कि पेस उसमें इतनी नहीं कन्वर्ट की, हल्का सा एंगल किया और आगे खिलाया और उसने फिनिश किया। जिस तरह हैदर अली हुआ थे हमारे, वो जिस तरह फिनिश करते थे कि मैं, और वो भी इसी तरह फंस जाते थे। जब आप चेंज ऑफ पेस पे पूरा बॉल बैट पे नहीं आएगा तो आप मिड विकेट पे आउट हो जाएंगे, और वही कुछ किया। फिर हारिस रूप का जो अगर कैचिंग रेशो देखी जाए तो T20 क्रिकेट में 100% है। हारिस रूप ने कोई कैच अब तक अपने T20 कैरियर में ड्रॉप नहीं किया, ये भी हमारी खुशकिस्मती थी कि वहां पर वो मौजूद है। कुछ चांसेस 3 से 4 जिस तरह आपने भी जिक्र किया क्रिएट हुए, उस्मान ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी एफर्ट किया, उसके साथ साथ इफ्तिखार अहमद से भी कैच जो है उनके हाथ से निकले। बहरहाल बाद में क्योंकि बॉलर डिसहार्ड नहीं हुए, मोहम्मद आमिर का बड़ा अच्छा स्पेल रहा, उसने बड़े एक चैनल बॉलिंग की है क्योंकि एक सीनियर बॉलर हैं, और इसी बिना पर दोबारा उनका कमबैक हुआ कि वर्ल्ड कप में मुफीद साबित होगा। और इन अच्छे बैटर्स के उनको इन्वाइट किया, बाहर आउट स्विंग होते रहे और 1-2 गेंदे उन्होंने अंदर भी खिलाए, लेकिन लकी रहे भारतीय बल्लेबाज के, वो इनसाइड एज या बोल्ड होने से बाल बचे थे। बाकी नसीम शाह ने उनको फेवरेट जोन में बॉल इसलिए खिलाई, पहले उनको ज़रा इन्वाइट किया, खिलाया कि वो क्या करना, उनके आज माइंडसेट क्या है, थोड़ा सा एतमाद दिया, फिर उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद कराई और पॉइंट और गली उन्होंने ऑलरेडी कवर भी लिया रखा था। सीधा उस्मान की हाजिर दिमागी कि इस पोजीशन पर आप खुद भी क्रिकेट खेलते हैं कितना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप जहनी और जिस्मानी तौर पर ग्राउंड में मौजूद होते हैं तो अच्छे से अच्छा, मुश्किल से मुश्किल कैच भी आप थामने में कामयाब हो जाते हैं। 26 रन हैं, 5वां वो जारी है। मलिक साहब, बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान की अच्छी दिखी आपको भी, हमें तो बड़ी मजबूत नजर आई, और हमें दिखा कि शुरू में रोहित शर्मा ने छक्का लगा के ज़रा प्रेशर डालने की कोशिश की, लेकिन हमारे बॉलर्स ने संभाला फिर सिचुएशन को। आप कह सकते हैं ओए होए और बदो बदी बदो बदी। देखिए, पहले टॉस जीते, लक आपका साथ देती है, 2 अर्ली विकेट्स आप लेते हैं,
फिर आप शेकी होते हैं, बदो बदी आपके आई ड्रॉप करते हैं, और फिर आप चांसेस मिस करते हैं। फिर आप देखते हैं कि फिर बदो बदी आप विकेट्स भी लेते हैं। और ये अच्छा है, साइन अच्छे नहीं आ रहे थे। न्यूजीलैंड की यंग टीम से आप हारे थे, आयरलैंड से आप मैच हारे, आप इंग्लैंड से मैच हारे, आपको प्रैक्टिस के मौके नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे यूएसए में जाके। सारी टीमें उधर मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के साथ बारिश और इंग्लैंड के साथ खेल रही थी। फिर आप देखें, आपको चांसेस भी नहीं मिलते, फिर आप पहला मैच हारते हैं, और दैट वाज एनफ इज़ एनफ। फिर ऐसे में टीम ने उठना ही होता है। हम जिम्बाब्वे से भी हारे थे, आपको याद होगा, फिर हमने फाइनल भी खेला था। इसलिए टीम को इस वक्त बैकअप की ज़रूरत है। जिस तरह भी खेले, जब तक फिनिश नहीं होता वर्ल्ड कप, और जब तक हम खेलेंगे, हमें अपनी टीम को बैकअप करना होगा किसी भी सूरत हाल के अंदर। अमेरिका के साथ कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, आप बांग्लादेश से भी हारते रहे हैं, आप आयरलैंड से भी हारते रहे हैं, आप जिम्बाब्वे जैसी टीमों से भी हाल ही में हारे हैं, कोई बड़ी टीमों से नहीं, छोटी टीमों से भी हारे हैं। लिहाजा जब ऐसी सूरत हाल होती है, एक वक्त था आप 5 मैच जीते हैं तसलसल के साथ दुबई के अंदर, फिर आप शेकी हो जाते हैं, फिर आउट बार। दैट वाज अलार्म था टीम के लिए, वेकिंग कॉल थी। मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में जब वेकअप कॉल होती है, जब टीम राइज करती है नीचे से उठ के, जब आप इंडिया को हराते हैं, फिर आप उस टीम को कोई नहीं पकड़ सकता। ये मैं आपको बता दूं, अगर आज हम जीते हैं, जिसकी कभी उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, फिर इस टीम की पकड़ाई नहीं देंगे, क्योंकि इसके बाद जो शेक हुआ वो आपका कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई चला जाता है। जब ये सारा के सारा कॉन्फिडेंस है। क्या हुआ है, आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आप टॉस आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस आधा उधर ही लूज हो गया, फिर आपकी अर्ली विकेट्स गिरी है। वो जो उन्होंने शॉट पहली 6 तो आप कहते हैं, लेकिन वो शॉट डर के लगाई, कॉन्फिडेंस वाली क्रिकेटिंग शॉट नहीं थी, वो डर के और वक्त डंग टपाऊ काम की सूरत हाल से शर्मा वो खेले थे। इसी तरह कोहली खेले थे। अब जब टॉस हारते हैं, 2 अर्ली विकेट्स आप गिरती हैं आपकी, फिर उसके बाद जब आप खुद चांस दिया उन्होंने, आप लोगों ने 2-3, अदरवाइज मैं समझ रहा था कि अगर जिस तरह का प्रेशर चढ़ा हुआ था टॉस हारने के बाद 2 अर्ली विकेट्स के, और वो कैचेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी थे, वो ले लिए जाते, तो ये टीम 60-70 से ऊपर नहीं जा ये बिल्कुल ये हो गई थी, बस ये लपेटी गई थी, 80-85 रन के अंदर भी लपेटी जा सकती थी। ठीक है, चले ये मोहित शाह साहब आप बताइए, अभी 33 रन हैं, बाबर आजम तो आउट हो गए हैं, लेकिन बहरहाल हम इस वक्त एक कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। जाहिर है 120, अगरचे की विकेट जो है बड़ी कम स्कोर वाली विकेट है। पिछला मैच भी हमने देखा 103 वाला, 103 रन उसमें बने थे, लेकिन बेहतर पोजीशन में हम, जाहिर है अब हम इंशाल्लाह जीतने की तरफ जा रहे हैं। देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग, जब आप हैवी रोलर लेते हो, पाकिस्तान ने हैवी रोलर लिया, उसमें थोड़ी सी फर्मनेस आ जाती है विकेट में, और शुरू में अगर खराब भी खेल रही होती है तो फिर थोड़ी ठीक खेलना शुरू कर देती है। एग्जैक्टली मैं तो ये समझता हूँ कि विकेट ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान 120 रन न बना सके, पाकिस्तान को बनाने चाहिए। पाकिस्तान के पास लंबी बैटिंग लाइनअप है, पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा चांस है टू बाउंस बैक इन दी वर्ल्ड कप, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक दो, अगर 30 के या राउंड 30 के स्कोर ही 1-2 हो गए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगा। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को राउंड 15-16 ओवर में ये टारगेट कंप्लीट करना चाहिए, जितना जल्दी करेंगे। कल अगर रन रेट पे कोई बात आ जाती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नेट रन रेट में इस वक्त यूएसए भी जो है, यूएसए भी 2 मैच जीता हुआ है, अगर वो आयरलैंड को भी अगला मैच जीतता है या वो अपने पॉइंट्स ज्यादा करता है, फिर इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रन रेट भी पाकिस्तान के अगले 2 मैच है, पाकिस्तान का कनाडा से मैच है, पाकिस्तान का आयरलैंड से मैच है, उसमें भी इंप्रूव कर सकते हैं। और आज भी जल्दी में जीत, मैं कहता हूं कि अराउंड 16-17 ओवर में पाकिस्तान को ये मैच जीत के वापस आना चाहिए वर्ल्ड कप में। और इसमें पोटेंशियल, हमारी टीम में इतना पोटेंशियल है कि वो 150 पूरे 200 स्कोर उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ये समझता हूं इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए चांस है वो बड़ा ब्राइट है। और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में जो हम इंडिया जब यूएसए से आ रहे थे तो कोई चांस हमें कम नजर आ रहा था। यही कहते हैं जी, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड चांसेस।
और वही एग्जैक्टली हो रहा है। पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिली, पाकिस्तान ने टॉस जीता, पाकिस्तान ने चांसेस अपने ग्रैब किए, पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की, तो पाकिस्तान आज देखें तकरीबन 25 से 26 हजार जो तमाशाई है वो इंडिया का इधर बैठा हुआ है। बिल्कुल। और अगर ये पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो उनके लिए वही पोजीशन हो जाएगी जो 2021 में आपने जब यूएई में इंडिया को मैच 10 विकेट से हराया था, तो वो पोजीशन है। तो बड़ा फेवरेट है 152 बिल्कुल। हम तो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान 10 विकेटों से जीते, लेकिन बाबर आजम चले वो आउट हो गए। अब अल्लाह करे कि कोई और गिरे और ये स्कोर पूरा हो। और ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि अभी मौका भी है हमारे पास, अगरचे कि अभी पावर प्ले में जाहिर है अब वो टारगेट इतना कम है कि पावर प्ले में भी जाहिर है हम इसीलिए सारे जाहिर है हाँ स्पीड नहीं कर पाए वो। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ी देर बाद कुछ ओवर्स के बाद हम जरा थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे स्कोर को? जी बिल्कुल करना भी चाहिए। जैसे शाह साहब ने कहा कि उन्होंने हैवी रूल लिया, क्योंकि सेकंड इनिंग में कैप्टन को ये हक हासिल होता है कि उनके पास 3 मिनट का जो है वक्त होता है कि उसमें वो हैवी रूल या लाइट रूल जो है वो अपनी पिच कंडीशन को देखकर वो ले सकते हैं। बाबर आजम ने वही किया कि उन्होंने हैवी रूल, क्योंकि बारिश हुई थी, फिर मॉइस्चर भी था, फिर थोड़ा सा उससे विकेट फ्लैट हुआ, आसानी होगी बल्लेबाजों को, बॉलर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना होगी। अब स्पिनर पर भी भारतीय स्पिनर पर भी डिपेंड करता है कि वो किस चैनल से बॉलिंग करते हैं, वो भी एक अहम फिगर है। जिस तरह हमने देखा कि पहले पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने बड़े अच्छे बॉल किए तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ इफ्तिखार से एक ओवर कराया। इमाद वसीम ने बड़ा अच्छे चांस क्रिएट किए, लेकिन वो अवेल नहीं हो सके। ये भी एक मैं कहूँगा सेट पॉइंट था। लेकिन 120 रन का टारगेट ज़बरदस्त है। जितनी उनकी बैटिंग लाइनअप है, अभी हाल ही अपना इवेंट खेल कर आए हैं, एक बड़ा इवेंट जो पूरी दुनिया में मशहूर है, उसमें ये सारे खिलाड़ियों ने, जिस तरह ऋषभ पंत ने कम बैक किया इंजरी के बाद, और केएल राहुल काफ़ी अरसे से इन था, स्क्वाड का हिस्सा भी वो नहीं बन सके, और ऋषभ पंत ने आज जिस तरह फंस के खिलाया उसको, इमाद वसीम ने जिस तरह एंगल से फंसाया 2 मरतबा, तो बड़े जिसे हम कहते हैं ना कि उस अटैक से, उस बॉल से वो बाल बचे, जितना टर्न मिला, तो एक प्लस पॉइंट रविंद्र जडेजा की बात करें तो वो बन सकते हैं। मगर उस वक्त आने तक अभी देख जिस तरह पावर प्ले में पाकिस्तानी बैटर खेल रहे हैं, विकेट गिर गई बाबर आजम की, लेकिन अभी रिजवान भी है, उस्मान खान विकेट पर मौजूद है, और इनमें ये एबिलिटी है कि अगर ये थोड़े से भी स्ट्रगल किया, थोड़ा सा स्टे किया विकेट पे, तो आने वाले बॉलर्स को, ये बड़ा स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलते हैं। जिस तरह के पिंडी में पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 8 में इनके 36 गेंदों पर सेंचुरी है, 3 सेंचुरी अभी तक वो बना चुके हैं। पाकिस्तानी एशियन विकेटों पर कहे, उधर अब थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो रही है, बॉलर को इतनी सपोर्ट नहीं मिली जितनी अर्ली ऑन पाकिस्तानी पेसर ने उसका फ़ायदा उठाया है। जाहिद साहब, तवक्को तो ये कि इंडियन बैटर्स जो हैं वो कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसी वजह से कोहली ओपन करने आए थे रोहित शर्मा के साथ, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। आपको लगा कि वो दबाव में दिखाई दे रहे थे? इंडिया पाकिस्तान मैच कभी भी रूटीन का मैच नहीं होता, दैट्स अ मैच ऑफ द नर्व्स। जो टीम अपनी नर्व्स के ऊपर काबू रखती है वो टीम जीतती है। आपने देखा उनके नर्व्स 50% उस टाइम जवाब दे गए थे जब वो टॉस आ रहे थे, और फिर शेकी खेले दोनों ओपनर जो हैं उनके, तो वो कॉन्फिडेंस उनका वहीं से नहीं था। ये हमें अपनी टीम को भी समझाना है कि अगर कभी आप टॉस हारे तो फिर हिम्मत नहीं हारनी। टॉस ही हारे ना, मैच बड़ा होता है, आप अच्छी बॉल भी कर सकते हैं, अच्छी बैट भी कर सकते हैं, पहले 5-6 ओवर आप इसको निकाल सकते हैं, उसके बाद आप उसको मैनेज कर सकते हैं, आखिरी ओवर में जाके विकेट्स इन हैंड यू कैन प्ले वेल। मैं समझता हूँ कि लर्निंग प्रोसेस है। पहले अमेरिका वाले मैच में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये अब देखें कि इसको रूटीन का मैच खेलना, 120 नहीं समझना, रूटीन समझना है, ताकि हमारे 3 पिछले वर्ल्ड कप जो ऐसे हुए हैं, इंग्लैंड वाला भी, यूएई वाला भी और इंडिया वाला भी, हम रन रेट पे मार खाते रहे हैं, और आखिर के ऊपर आपको पता है हमें बांग्लादेश को हराना होता है, हमने छोटी टीमों को हराना होता है, लेकिन हमारे लिए जो है रन रेट प्रॉब्लम बन जाती है। अब सूरत-ए-हाल 120 को नहीं देखना, मैच जीतना है, रन रेट भी नहीं देखनी, इसको बैलेंस करके मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान टीम इसको 15वें 16वें ओवर्स में फिनिश करती है, इंडिया को हरा के फिर उसके बाद बाकी मैचेस में कनाडा है, आयरलैंड है, उसमें अपनी रन रेट बेहतर करते हैं। ये आप ये ज़हन में रखें, अगर आप ग्रुप में टॉप करते हैं तो आपने दूसरे ग्रुप, जो बाकी 3 ग्रुप हैं उनमें से 2 दूसरे नंबर पर आने वालों से खेलना है और 1 मैच पहले नंबर वाले पे खेलना, और अगर आप दूसरे नंबर पर आते हैं तो फिर आपने 2 मैच टॉप की टीमों से खेलनी है और 1 मैच आपने 2 नंबर जो पोजीशन वाली टीम होगी। शाह साहब, ये हम देख रहे हैं पाकिस्तान की बॉर्डर से हम एक एग्रेशन देख रहे हैं
लेकिन बैटिंग में भी हमें वो एग्रेशन तो दिखाना होगा। अब देखें गुज़श्ता रोज़ जो मैच हुआ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, वो 200 से ऊपर टारगेट दिया उन्होंने। फिर जब ओपनिंग पेयर आया इंग्लैंड का, साल्ट और बटलर, उन्होंने जिस तेज़ी के साथ गेम को स्टार्ट किया, अगरचे कि वो मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर सकी। बहरहाल हमें भी बैटिंग के दौरान जो है ना वो एक एग्रेशन दिखानी होगी। नई क्रिकेट तो यही है, अगर T20 की अगर बात करें। आपकी अगर मेरे से बात कर रहे हैं तो थोड़ी आवाज में डिस्टॉर्शन है। जी शाह साहब, देखिए जी आपने अगर मेरे से बात की, थोड़ी डिस्टॉर्शन है, बीच में क्लियर आवाज नहीं आ रही। लेकिन देखिए कल और परसों पाकिस्तान ने, खासकर कल, बड़ी तकरीबन 4 घंटे उन्होंने नेट्स किए, फिर उन्होंने बाकी भी काफी एक्सरसाइजेस की, तैयारी बड़ी अच्छी की। लड़के देखिए फोकस तो जरूर है, कोई भी हारना नहीं चाहता वर्ल्ड कप में कोई भी ये नहीं चाहता कि हम अर्ली एग्जिट कर जाएं, और खासकर जो सीडेड टीम होती है। लेकिन पाकिस्तान सीडेड टीम है, अगर पाकिस्तान जीतता है यहाँ और क्वालिफाई करता है तो फिर उसको आगे सेकंड राउंड में फिर उसको साउथ अफ्रीका से खेलना पड़ेगा, फिर उसको इंग्लैंड से खेलना पड़ेगा, फिर उसको वेस्ट इंडीज से खेलना पड़ेगा। ये एक पूल की फॉर्मेशन पहले ही बना दी गई है, और अगर पाकिस्तान की जगह कोई दूसरी टीम चली जाती है, खुदा न खास्ता मैं कहता हूँ, अब ऐसे नौबत तो मुझे नहीं लगती कि आएगी, तो वो फिर उस तरह खेलेगी। लेकिन पाकिस्तान इज अ सीडेड टीम, और पाकिस्तान को ये मैच जीत के वापस आना है। वापस आके और जो हालात नजर आते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप कैंपेन इज बैक ऑन द ट्रैक, और ये आप देखेंगे कि पाकिस्तान ना सिर्फ ये मैच जीतेगा बल्कि आगे जाके अच्छी परफॉर्मेंस देगा। बिल्कुल ठीक। और मैं थोड़ा सा आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि थोड़ा जी बस वक्त भी खत्म हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मई शाह साहब, आपने हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन किया। शुक्रिया। इस वक्त जो सूरत हाल है वो 8वां ओवर जारी है। पाकिस्तान ने 39 रन बनाए हुए हैं और 1 विकेट का नुकसान हुआ है। तो एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। क्रिकेट में हातमी टकराव के लिए हो जाए तैयार। खत्म हुआ इंतजार। दुनिया की सफे अव्वल की टीमें तैयार हैं, जान में हैं। एक ही हदफ के ताक़ुब में होगी एक दूसरे के मध्य मुकाबिल। जंग होगी हिकमत अमली की, ताकत की, महारत की। उठाकर बल्ला घुमाकर वक्त है जोर से हिटे लगाने का, विकेट उड़ाने का, डाइव्स लगाने का। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 2 जून से 29 जून तक PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। गेम ऑन है। 2024 में PTV के प्रोग्राम गेम ऑन है का हिस्सा बनने पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तमाम मैचेस के मुकम्मल तज्ज़िये के लिए देखते रहें गेम ऑन है। गेम ऑन है। Short ball, quick ball, might be out, is out!
ब्रेक के बाद नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम दो अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। एक मसला फ़लस्तीन और दूसरा भारत में जो हालिया इंतखाबात हुए हैं। इस्तंबुल में D8 वज़ीर ख़ारजा की एक अहम तरीन कॉन्फ्रेंस हुई है और उससे ख़िताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जो फ़लस्तीन के मकबूजा इलाक़े हैं, यानी फ़लस्तीन और उसके अतराफ़ के मकबूजा इलाक़े हैं, उनसे इसराइली अफ़वाज के इनखला का मुतालबा किया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने यह मुतालबा भी किया है कि जो 1967 की हुदूद हैं उसके मुताबिक फ़लस्तीन को वापस उसी हैसियत में पूरी दुनिया तस्लीम करे। और इसके साथ साथ इसहाक़ डार का ये भी कहना था कि जो आलमी अदालत है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने जो फ़ैसला दिया है उस फ़ैसले की तारीख़ में, उस फ़ैसले के पस मंज़र में, उस फ़ैसले पर अमल दरामद करते हुए इसराइल फ़लस्तीन में फ़ौरी तौर पर अपनी कार्रवाइयाँ बंद करे। इसराइल ने अपनी यरगमालियों को रिहा करने के लिए वहाँ पे जो बदतरीन जुल्म किया है, वहाँ पे 200 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया है, पूरी दुनिया अब उसकी मजम्मत कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान के पड़ोस में भारत, जहाँ पे एक बार फिर नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बन गए हैं, तीसरी बार उन्होंने वज़ारत उज़्मा का हलफ लिया है और लेकिन इस बार उनको वो मैंडेट नहीं मिला जो मैंडेट उनको पहले हासिल था। यानी ये कमज़ोर मैंडेट की हुकूमत होगी, मोदी की हुकूमत। इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि इंतहा पसंद बीजेपी जमात और मोदी की जो हुकूमत है, फ़ैशिस्ट हुकूमत इसको कहा जाता है, उसको आलमी सतह पर अक़लियतों के हवाले से और मुसलमानों के साथ जो भारत में हो रहा है उस पर भी शदीद तनक़ीद का आलमी सतह पर सामना है। तो ये दोबारा से मोदी का आ जाना ख़ित्ते में अमन के लिए इसको कहा जा रहा है कि एक बहुत तशवीशनाक और ख़तरनाक सूरत हाल है। तो इन मामलात पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी जनाब जावेद सिद्दीक़। जावेद सिद्दीक़ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तो पाकिस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहा है क्योंकि मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर, ये दुनिया के दो बड़े मसाइल हैं जो अभी तक हल तलब हैं। लेकिन अब एक और पाकिस्तान ने मौसर आवाज़ उठाई है D8 वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन को तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने एक नाजायज़ रियासत करार दिया था और उस वक्त से अब तक इसराइल को और उस वक्त से अब तक पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि ये एक इल्लीगल स्टेट है जो मुसल्लत की गई है और फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा करके ये रियासत बनाई गई है। और रफ्ता रफ्ता इन्होंने जुल्म और तशद्दुद और बैनुल अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जियाँ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीनियों से ज़मीन छीन के सेटलमेंट्स बनाई हैं। तो ये वो स्टेट है और अब तो उसने जुल्म की इंतहा कर दी है। जब से गज़ा में ये जंग शुरू हुई है 36,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं, उनमें बच्चे हैं, उनमें ख़वातीन हैं। उस पे जो जुल्म हुआ है और जो बर्बरियत हुई है उसकी इंसानी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त ये मुतालबा किया है कि इमीडिएटली फ़लस्तीन के जो गज़ा के जो लोग हैं उनको बहाल किया जाए और जंग ख़त्म की जाए। अमेरिका ने भी उसको कहा है कि जंग ख़त्म करे, और जंग ख़त्म नहीं कर रहा। और इतनी डटाई के साथ और इतनी बेशर्मी के साथ इसराइल जो है वो बर्बरियत जारी रखे हुए है। हर जगह पे अस्पतालों में, स्कूलों में क्रॉसिंग्स जो हैं जहाँ से सामान जो है लोगों के लिए आता है, उनकी खुराक आती है, अद्वियात आती हैं, उन पर भी वो हमले कर रहा है। तो ये एक बहुत ही इंसानियत दुश्मन इक़दाम है। और आपने ICG का जो जिक्र किया है, उसने कहा है कि ये जेनोसाइडल वॉर है। इसराइल जो है वो जेनोसाइड कमिट कर रहा है। और उसके अलावा आपने देखा कि स्पेन और बाज़ दूसरे ममालिक ने उसको तस्लीम कर लिया। ये बड़ा फैक्टर है कि स्पेन ने, आयरलैंड ने और डेनमार्क ने इन्होंने कर लिया, इन्होंने आज़ाद हैसियत में तस्लीम कर लिया। और ये बहुत बड़ा दबाव है, ये बहुत बड़ा, और ये मॉरल विक्ट्री है। और अब ये एक कहा जा रहा है, इंटरनेशनली ये आवाज़ आ रही है कि फ़लस्तीन को एक स्टेटहुड का, रियासत का दर्जा दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि आवाज़ जो है दिन ब दिन तवाना हो रही है। इसके हक़ में आवाज़ें सारी दुनिया से उठ रही हैं। ख़ुद अमेरिका में, यूरोप में
और तमाम ममालिक में लाखों लोग सड़कों पे हैं। वो कहते हैं कि ये जंग बंद करें, ये जो ज़बह किया जा रहा है फ़लस्तीनियों को, उनके बच्चों को, उनकी जो नस्ल कुशी की जा रही है, इसको ख़त्म किया जाए। तो पाकिस्तान ने इस पर हमेशा आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान ने ICG में भी आवाज़ उठाई है, UN सिक्योरिटी काउंसिल में जहाँ नॉन परमानेंट मेंबर बन गया पाकिस्तान, वहाँ भी आवाज़ उठा रहा है। तो पाकिस्तान का ये मुतालबा कि इमीडिएटली वहाँ से इजराइल जो है वो इनखला करे और सीज़ फायर करे और वहाँ पे अमन कायम हो, ताकि ये जुल्म और बर्बरियत जो है ख़त्म हो। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान बड़ा स्टड फास्टली, बड़ी इस्तकामत के साथ फ़लस्तीन के बारे में अपनी पॉलिसी पर गामजन है और उसमें कभी कोई लग़ज़िश नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने वहाँ पे गज़ा में अपने भाइयों के लिए इमदाद भी भेजी है और हर फोरम पे पाकिस्तान ने ये आवाज़ उठाई। तो D8 की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें पाकिस्तान ने बड़े अच्छे और मौसर तरीके से अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश किया। इसराइल फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ कर रहा है वही कुछ भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर भी कर रहा है। और फिर हम देख रहे हैं कि जब से ये इंतहा पसंद जमात BJP की हुकूमत आई है, तीसरी बार मोदी जो हैं वो वज़ीर आज़म बन गए हैं भारत के, अगरचे कि इस बार एक कमज़ोर मैंडेट के साथ हैं, लेकिन डिज़ाइंस इनके ख़ित्ते के अंदर वही ख़तरनाक थे। वही कुछ कर रहे हैं ये मकबूजा कश्मीर के अंदर, वही मॉडल को, उसी मॉडल को रेप्लिकेट कर रहे हैं। ये एक नेक्सस भी बन रहा है। बिल्कुल दुरुस्त है। न सिर्फ ये बल्कि हिंदुस्तान के जो फ़ौजी हैं और पैरामिलिट्री के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, वो इसराइल में भी मौजूद हैं और ये बात तय हो चुकी है। और अब ये बात भी सामने आ चुकी है कि बहुत सा असला और गोला बारूद जो कि इसराइल इस्तेमाल कर रहा है वो हिंदुस्तान उसको सप्लाई कर रहा है। तो जो मुसलमान दुश्मनी है वो सिर्फ हिंदुस्तान की सरहदों तक नहीं है, मुसलमान दुश्मनी हिंदुस्तान की अपनी सरहदों से आगे जाकर फ़लस्तीन तक जा पहुंची है। और मकबूजा कश्मीर तो में जुल्म तो है ही है, और ख़ास तौर पर 2019 के बाद जो वहाँ पर जुल्म हो रहा है, जो कैदो बंद की सहूलतें मुसलमानों को मस्जिदों में नहीं जाने दिया जा रहा। मीर वाइज उमर फ़ारूक जो हैं, आपको पता है कि उनको जुमा नहीं पढ़ने दिया जाता, वो जुमा की नमाज़ पढ़ाते हैं श्रीनगर की जामा मस्जिद में, उनको कई सालों से उन्होंने नज़रबंद कर रखा है। तो ये जुल्म हो रहा है। और अब जो आप कह रहे हैं कि मोदी दोबारा तीसरी बार आ रहा है, अगरचे उसकी वो उसमें वो दमखम नहीं है, वो ताकत नहीं है उसके पास माफ़ कीजिए, तो लेकिन इसके बावजूद उसकी पॉलिसियाँ वही हैं और वो इत्तेहादियों के सर पर हुकूमत बनाएगा और उसने बना ली है। लेकिन वो अपना माइंड सेट जो है, उसका जो एटीट्यूड है पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीरियों के हवाले से, वो उसको चेंज नहीं करेगा। और उसने ये जो कश्मीरियों के साथ अब शुरू किया है, उनकी जायदादों पर कब्ज़ा करना, उनको बेदखल करना, उनको कैद कर देना और कश्मीरियों का कत्ले आम करना, और मकबूजा कश्मीर के अंदर पूरी उसकी डेमोग्राफी को चेंज करना, ये उसने इसराइल से सबक सीखा है। जिस तरह उसने फ़लस्तीनियों को बेघर किया, उनकी ज़मीनों और जायदादों पर कब्ज़े किए, एग्जैक्टली उसी तरह मोदी मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये उससे सीख रहा है और ये दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। लेकिन मोदी को जो सज़ा मिली है हिंदुस्तान में, जो ताज़ा इलेक्शन है, वो हिंदुस्तान में अक़लियतों के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो वो जुल्म कर रहा था, उसकी इसको मुसलमानों ने तो वोट दिए ही दिए हैं। दूसरे लोगों ने भी, कांग्रेस के फॉलोअर्स जो थे या सेकुलर एलिमेंट थे, उन्होंने भी इस दफ़ा मोदी को वोट नहीं दिया और उसको ये सबक दिया है कि वो जो कुछ कर रहा है हिंदुस्तान में, उससे हिंदुस्तान का इमेज तबाह हो रहा है। हिंदुस्तान का चेहरा, सेकुलरिज्म का जो चेहरा था वो मसख हो चुका है। तो उन्होंने इसको एक तरह से सजा वो तो बड़ा दावा करते हैं कि जी हम मुल्क की इकॉनमी को बहुत आगे ले जा चुके हैं, लेकिन नीचे जो हाल है वहाँ पे आपको पता है गुर्बत बहुत ज़्यादा, लोगों को तो टॉयलेट्स नहीं अवेलेबल, लोगों के घर नहीं अवेलेबल, झोंपड़ियों के अंदर रह रहे हैं, गुर्बत का बहुत बदतरीन हाल है। फिर दूसरी तरफ जो कुछ उन्होंने वहाँ पे मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ किया है, चर्चेज़ जो मसीही लोग हैं उनके चर्चेज़ को जला दिया गया है और पूरी आलमी सतह पर उनको तनकीद का सामना है। देखें जी, उन्होंने जो कुछ किया है, और अब तो ये जो इंडियन मीडिया है, पहले तो मोदी ने उस मीडिया को दबाया हुआ था, कुछ अब मीडिया थोड़ा सा गुफ्तगू कर रहा है, बातचीत कर रहा है,
उसमें ये कहा जा रहा है कि जो उसको नुकसान हुआ है बीजेपी को, वो गुर्बत की वजह से हुआ, जो वो जॉब नहीं प्रोवाइड कर सका, और हिंदुस्तान के अंदर जो गुर्बत है और जो इनकम का डिस्पैरिटी है, यानी अदम तवाज़ुन है इनकम में। एक तरफ तो बहुत ही एलीट क्लास है जो बहुत ही अमीर है, उसके पास बेपनाह दौलत है, अडानी वगैरह दूसरे लोग, लेकिन नीचे सतह के लोग जो है जो ख़ते गुर्बत से नीचे हिंदुस्तान में ज़िंदगी बसर करते हैं, वो पाकिस्तान की आबादी से 2 गुना ज़्यादा है। सो एक तो उन लोगों ने कि आप हमें जॉब्स नहीं दे रहे, और खामखा इंडिया की एक बाहर आपने एक इमेज बनाया हुआ है कि इंडिया तरक्की कर रहा है, 7 से 8% ग्रोथ रेट है। अगर ग्रोथ रेट है तो फिर लोग गरीब क्यों हैं? वो उनको खाने को नहीं मिल रहा, तो गुर्बत की भी इंतहा है। ये भी उसको सज़ा मिली है। ये झूठ जो मोदी हुकूमत बोलती रही है और उसका दस्ते रास अमित शाह और दूसरे लोग, ये उसकी भी सज़ा इनको मिली है। तो मैं समझता हूँ कि अक़लियतों के साथ, मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, और उसके अलावा दलित जो है उनके साथ जो उसने सलूक किया है पिछले 10 साल में, 10 साल से वो पावर में, उसका ये नतीजा है कि वोटर्स की अक्सरियत ने उसको मुस्तरद कर दिया। वो बड़े जोम में था कि मुझे 400 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी लोकसभा की, निसफ से नहीं मिली। सो मैं समझता हूँ कि अब वो अपने इत्तेहादियों के साथ हुकूमत तो बना लेगा, लेकिन वो जोर और वो उसमें वो नहीं है। तो आपका मतलब कहने का ये है कि कमज़ोर मैंडेट है, और जो एक जारहाना अज़ाइम वो रखते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, चीन के ख़िलाफ़, वो अब वो उस तरह से उसका इजहार नहीं हो सकेगा, और उसके रास्ते में अपोजिशन बड़ी रुकावट बनेगी। अपोजिशन जो है वो उस तरह की हिंदुत्वा की जो पॉलिसी है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो वो जुल्म कर रहा है, और वो रीजनल बुली बनना चाहता है, यानी पड़ोसी ममालिक के ऊपर एक रोब और धौंस जमाने की जो कोशिश कर रहा है, वो अब नहीं हो सकेगी। अपोजिशन ने ख़ास तौर पे कांग्रेस और उसके इत्तेहादी जो हैं वो अब उसको खुल कर खेलने का मौका नहीं देंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो भारत के पड़ोसी ममालिक हैं, जो छोटे ममालिक हैं, यानी ये सिर्फ पाकिस्तान और चीन का तो मामला नहीं है। पाकिस्तान और चीन तो आंखों में आंखें डालकर भारत के साथ, भारत के सामने मौजूद है, और परेशान भी है भारत उस वजह से। लेकिन जो छोटे ममालिक हैं उनके साथ भी तो उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है, वो भी उनके लिए एक मुसलसल दर्द सर है। तमाम पड़ोसियों के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात ख़राब है। नेपाल के साथ, और मालदीव ने तो उनको कहा कि अपनी फ़ौज वापस लेके जाए, और अब हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौज जो है मालदीव से वापस बुला ली है। इसी तरह श्रीलंका जो है उस पर भी वो धौंस और धांधली के ज़रिए रोब डालता था और उसके ऊपर अपनी चौधराहट काम करना चाहता था। अब श्रीलंका जो है वो उसके इस इन्फ्लुएंस से बाहर है। चाइना ने श्रीलंका की बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी मदद की है, वहाँ पर एक नई पोर्ट बनाई है। इसी तरह चाइना जो है मालदीव की बहुत बड़े स्केल के ऊपर मदद कर रहा है, इकनॉमिकली उनको रिवाइवल के लिए कोशिश कर रहा है, उनकी जो मसाइल है, इकनॉमिक मसाइल, उनको हल करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरह से चाइना ने जिसकी पॉलिसी है कि पीस विद इन एंड पीस विदाउट, चाइना ये चाहता है कि मुल्क के अंदर भी अमन हो और बाहर भी हो। हिंदुस्तान जो है वो अपनी उसकी पॉलिसी है कि पड़ोसियों को दबाओ, चौधराहट कायम करो, रोब डालो और उनको ब्लैकमेल करो। चाइना की ये पॉलिसी नहीं है। सो चाइना ने हिंदुस्तान को सबक सिखा दिया है कि अगर आप पड़ोसियों के साथ इस तरह का सलूक करेंगे जैसे माजी में आप करते रहे, हिंदुस्तान के पाकिस्तान और चाइना के साथ तो उसकी खुली क्लैश है, बिल्कुल ठीक, खुला हमारे खिलाफ वो बातें करता है। लेकिन साथ ही जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं जैसे नेपाल है, भूटान है, इन मुल्कों को तो वो बुरी तरह ब्लैकमेल कर रहा था हिंदुस्तान। अब मैं समझता हूँ कि उसकी वो पोजीशन नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद सदीक साहब, आप हमारे साथ इस अहम मौजू पर मौजूद। एक बार फिर क्रिकेट की बात करेंगे। इस वक्त मैच जारी है और पाकिस्तान 70 रन बना चुका है, 2 विकेटें खो चुका है पाकिस्तान, और 12वां ओवर जारी है। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता था और ख़ुद बॉलिंग कराने का फ़ैसला किया था और भारत को बैटिंग की दावत दी थी। पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से बॉलिंग की और भारत को 119 रन पर ढेर किया, और यूं पाकिस्तान को 120 रन जीतने को मिले। इस वक्त जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी, 70 रन बनाए हैं पाकिस्तान ने, 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए हैं और 12वां ओवर जारी है।
गालिब इम्कान यही है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये मैच जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। और शुरू से ही हम देख रहे थे कि पाकिस्तान ने जो भारतीय बैटर्स हैं उनको काफ़ी दबाव में रखा था। तो मही शाह साहब हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं न्यूयॉर्क से। मही शाह साहब, ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, 70 रन हैं, 2 आउट हैं और 12वां ओवर है। क्या लगता है आपको मजीद कितने ओवर लग जाएंगे हम मैच जीतने में हमें इंशाल्लाह? जी इस वक्त 71 फॉर 2 है, 71 रन हैं, 2 आउट हैं और ये 12 ओवर हो गए हैं। अब देखें, लेस देन 50 आपको चाहिए जीतने के लिए। आपके 8 विकेट्स बाकी हैं और 8 ही ओवर आपके पास बाकी हैं। 8.1 ओवर आपके हैं, तो 8.1 ओवर आपके पास बाकी हैं। और मैं कहता हूं कि अब तो कोई इतना मसला नहीं होना चाहिए। देखें, पैनिक बटन ना दब जाए या कुछ इस तरह की बात ना हो जाए, वरना ये पाकिस्तान के लिए जो टारगेट है बहुत इजी हो गया और एक और रन बन गया। इसका मतलब है कि अब 72 फॉर 2 इन 12 ओवर्स। और अब तो देखें, जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है, स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है, कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है, कोई इतना बड़ा रन रेट नहीं है कि जो पाकिस्तान को चेस करना है। धूप निकली हुई है और बड़ी इजी पिच खेल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पिच इजी खेल रही है, इसलिए पाकिस्तान के चांसेस बहुत ब्राइट है यहाँ मैच जीतने के। यानी पाकिस्तान वेल इन कमांड है इस वक्त। मही शाह साहब, पाकिस्तान वेल इन कमांड है। वेल इन कमांड है, बिल्कुल वेल इन कमांड है। हावी हुआ है इंडिया की, ना सिर्फ इंडिया की टीम पे बल्कि इंडिया के क्राउड पे भी हावी हुआ है। हाँ, क्राउड तो बताइए जरा शाह साहब। क्राउड जो है इंडिया का बैटिंग के दौरान भी काफी मायूस नजर आया और अब भी जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता उनकी मायूसी बढ़ती जा रही होगी। देखें जी, ऑफिशियल कैपेसिटी भी इस वक्त मेरे पास आ गई है, तकरीबन 34,500 तमाशाई हैं। और आप ये समझें कि तकरीबन 26 से 27,000 जो स्पेक्टेटर्स हैं, तमाशाई हैं, वो इंडिया के हैं। पाकिस्तान के स्पेक्टेटर्स बहुत कम है, बहुत कम है। हार्डली मैं समझता हूँ कि 3 से 4,000 होंगे। और ये वजह नहीं है कि हर पूरा न्यूयॉर्क, पूरा यूएसए पाकिस्तान का मैच देखना चाहता है, लेकिन टिकट्स अवेलेबल नहीं थे और ये पहले ही टिकट्स ले लिए गए। जब आईसीसी ने ऑनलाइन इसको ओपन किया तो टिकट्स इंडियन ने ग्रैब कर लिए, इसलिए ये टिकट्स पाकिस्तानियों को नहीं मिले। वरना तो मैं कहता हूँ कि अगर ये कैपेसिटी अगर 1.5 लाख की भी होती तो 1.5 लाख की कैपेसिटी भी ये फिल हो जाती। बहुत खूबसूरत इस वक्त एटमॉस्फेयर है क्रिकेट का, खासकर। ठीक है। सुबह के वक्त बारिश थी, सुबह के वक्त प्रॉब्लम्स थे और उस कंडीशन को पाकिस्तान ने फुली एक्सप्लॉइट किया, ओवरकास्ट कंडीशन को। और अब जो है काफी बेहतर जो है। ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान के तीसरे खिलाड़ी आउट हुए हैं। फखर जमान वो पुल करने जा रहे थे तो उनको एज लगा और विकेट कीपर ने उनका कैच लिया। 3 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन ये मैं नहीं समझता कि अभी भी कोई मसला होने लगा है। वो हिट आउट जरूर कर रहे थे, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के पास काफी अच्छा चांस है और तकरीबन 80% पाकिस्तान के चांस है कि वो ये मैच जीत जाए। चलें, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ज़ाहिर है तीसरे खिलाड़ी आउट हुए हैं फ़खर। पाकिस्तान को थोड़ा सा मैनेज करके खेलना पड़ेगा, वरना मैच जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान के पास बैटिंग पड़ी हुई है, लेकिन पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह ये मैच जीतने जा रहा है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।